नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने यूपीएस के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। वर्तमान में भारत सरकार के अधीन जो कर्मचारी हैं, उनके पास 2 विकल्प होने जा रहे हैं। एक तो आप एनपीएस का चयन करें या फिर आप अब यूपीएस के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के मन में इस बात को लेकर संदेह है कि कौन-सा पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर रहने वाला है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए यूपीएस या फिर एनपीएस में से कौन-सा बेहतर हो सकता है? हालाँकि आप यह जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की माँग हमेशा से ओल्ड पेंशन स्कीम की रही है, लेकिन वर्तमान में चूँकि भारत सरकार ने अभी इसके लिए कोई आदेश नहीं जारी किया है और वर्तमान में यह स्थिति है कि या तो आपको यूपीएस मिलेगा या फिर एनपीएस। तो अब आपके पास कौन-सा ऑप्शन बेहतर होगा, हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करें। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख भी दिया है और जैसा कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम जैसा बना दिया है और इसमें मैंने इधर एनपीएस के बारे में लिख दिया है और इधर यूपीएस के बारे में लिख दिया है। और आप सभी जानते हैं कि जो कर्मचारी संगठनों की मांग थी पिछले कई वर्षों के दौरान, उसी को देखते हुए सरकार ने एक प्रकार से एनपीएस की कुछ चीज़ें ली और ओपीएस की कुछ चीज़ें ली और उसी को मिलाकर यूपीएस यहाँ पर बनाया। तो ये ओपीएस और एनपीएस का एक प्रकार से मिश्रण है। हम इसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं। यूपीएस अगर आप लेते हैं तो आपको निश्चित पेंशन मिलेगा। रिटायर अगर आप होंगे तो अंतिम वेतन का आपको 50% निश्चित मिलेगा। यह ध्यान दीजिएगा कि अंतिम वेतन का 50% तभी मिलेगा जब आपकी सेवा कम से कम 25 वर्ष पूर्ण हो। अगर उससे कम आपकी होगी तो उसी अनुपात में आपका जो वेतन है वह जो उसका मतलब कम होगा। जैसे आपका जो पेंशन मिल रहा है वो उसी अनुपात में कम होता रहेगा। ये इस बात का ध्यान दीजिए और इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सर्विस भी अनिवार्य है, यह आप जानते हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ता यूपीएस में आपको जो मिलेगा वो महंगाई भत्ता है। पेंशन में आपके महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती रहेगी। जो भी महंगाई बढ़ती रहेगी, सरकार जो बढ़ाएगी तो उसी हिसाब से आपका जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी प्रमुख बात इसमें है पारिवारिक पेंशन, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद, यह एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हर किसी का मृत्यु होना है, तो इसको आप बुरा अन्यथा मत दीजिएगा। मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको यूपीएस के बारे में जाननी है अभी। और आगे अगर एनपीएस को देखेंगे तो यह निवेश आधारित है। यह एक बाजार से जुड़ी हुई एक पेंशन योजना है। जब लागू की गई तो उसको धीरे धीरे समझने में कुछ समय लगता है। जैसा कि आप जानते हैं एक नई प्रणाली थी, तो अभी भी इसको समझने में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कम रिटायरमेंट के बाद किसी को 800 पेंशन मिलता है, किसी को 8000 मिलता है। तो ये अभी इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे अधिक समय तक के लिए इसमें एक चीज़ है कि आप जितना अधिक समय तक इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको उतना फायदा होता है। लेकिन इस पर हम बात अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये निवेश आधारित है, यानी कि आपकी जो राशि है वह इक्विटी या सरकारी बांड में निवेश की जाएगी। आपकी राशि कहाँ, कौन सी राशि, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। रिटायर होने पर आप 60% राशि निकाल सकते हैं, यानी कि जितना भी आपका अमाउंट पूरा होगा आप उस पर 60% राशि निकालेंगे और फिर आप 40% से पेंशन खरीद सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एनपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों मिलकर ही योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको चीजें समझनी है, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए सर, फायदा ये है कि आपका जोखिम कम है। अगर आप यूपीएस को देखेंगे तो यूपीएस में जोखिम आपका कम है और आप जब रिटायर होंगे तो आपकी एक निश्चित आय होगी यूपीएस में। अगर आप एनपीएस में देखेंगे तो यहाँ पर फायदा यह है कि लंबे समय के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर लंबे समय के लिए आपकी नौकरी बची हुई है तो आपके लिए अच्छा रिटर्न हो सकता है। और बाजार का जोखिम है, यह एक नेगेटिव बात यहाँ पर है। और पेंशन यहाँ पर अनिश्चित है। जहाँ आपको यह पेंशन एक निश्चित पेंशन दे रहा है, वहीं पर यह एनपीएस आपको अनिश्चित पेंशन दे रहा है। अब आप एक अनुमान मानते हैं सबसे बेहतर इसमें क्या हो सकता है। जैसे अगर आप 30 वर्ष की आयु में नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं सरकारी, जैसे मैंने एक उदाहरण माना है कि अगर आप 30 वर्ष की आयु में सरकारी सेवा में आ चुके हैं और आपका बेसिक 40,000 रुपये है, तो आपके लिए दोनों में से कौन सा भविष्य में कितना फलदायी होगा, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपकी सेवा मतलब बेसिक वेतन आपका 40,000 से कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आप 30 वर्ष, मैंने यहाँ पर कहा है, तो 30 वर्ष की अगर आयु में सरकारी सेवा में आप आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अगले 30 वर्ष तक इस सेवा में रहेंगे। तो 60 हम मानकर चलते हैं कि आपकी रिटायरमेंट की एज है। अगर आपने मान लीजिए आप 25 साल सेवा करते हैं तो थोड़ा सा कम होगा, इसमें भी बहुत अंतर नहीं आएगा। तो आप इसको उस हिसाब से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अगर
30 वर्ष, जैसा मैंने बताया कि 30 वर्ष की आयु में आप सरकारी सेवा में हैं और बेसिक आपका 40,000 रुपए। अगर आप यूपीएस लेते हैं तो आपको क्या आपके साथ होने वाला है, बेसिक का 10% आपका कटेगा, ये आप जानते हैं। यहाँ यूपीएस में बेसिक का 10% आपका हर महीने का कटेगा, और 25 साल या अधिक अगर आप सेवा करते हैं तो रिटायरमेंट पर जो आपका आखिरी बेसिक है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा, ये आप जान रहे हैं। और पेंशन में महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि मृत्यु पर आपके परिवार को 60% पेंशन मिलेगा। ये 4 चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी इस कंडीशन में, जो कि 30 वर्ष की आयु वाला है, जिसकी सर्विस 30 वर्ष की है और 40,000 बेसिक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे एनपीएस में, तो यहाँ पर बेसिक का 10% कटेगा। अगर आप वर्तमान में अगर एनपीएस से कवर हो रहे हैं तो आपका बेसिक का 10% 4,000 रुपये कटेगा, अगर आप 40,000 का 10% निकाले तो, और सरकार का 14%, यानी कि इसमें सरकार 14% अपना कंट्रीब्यूट करेगी तो 5600 रुपये। निवेशित आपका लगभग 9,600 रुपये हो रहा है, इतना पैसा आपका निवेशित हो रहा है। और ये पैसा आपका इक्विटी या सरकारी बांड में निवेशित किया जाएगा, जमा किया जाएगा। और जब आप रिटायरमेंट जब आपकी होगी तो आप उसमें से 60% राशि निकाल सकते हैं, बाकी आप 40% से पेंशन बनवाएंगे। तो अब आपको कितना मिलेगा, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये अनुमान है, ठीक है, कि मेरे द्वारा एक अनुमान लगाया गया है। तो आप इसके बाद अब जो भी अगर आप एनपीएस और यूपीएस में आप अपने स्तर से जांच कर लेंगे और उसके बाद फिर आप जो भी चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी जो विचार हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब मैंने कहा कि जैसे ये चीजें बता दी, तो माना कि आपका बेसिक हर वर्ष 5% बढ़ता है। आप ये तो मान कर चलेंगे कि आपका बेसिक जो है 5% लगभग बढ़ता है, 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। तो हम ये मान के चलें कि मात्र 5% आपका बेसिक अगर बढ़ रहा है तो 30 साल बाद आपका बेसिक कितना हो जाएगा, जिसकी 40,000 बेसिक आज है उसकी 30 साल बाद बेसिक हो जाएगी 1,74,000 रुपये प्रति माह। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5% में यह मान के चलो कि हर वर्ष 5% बढ़ता है, तो आपका बेसिक हो जाएगा 1,74,000 रुपये प्रति माह। तो रिटायर जब आप होंगे, ठीक, तो रिटायर जब होंगे तो आपको कितना मिलेगा सर, 50% मिलेगा आपका जो बेसिक है 1,74,000 का। तो आप जब आज के 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको उस समय जब आपका बेसिक 1,74,000 रुपये होगा, तो आप जब रिटायर होंगे तो आपको मिलेगा 87,000 रुपये प्रति माह। ये यूपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, 87,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और मान लीजिए उसके बाद फिर आपके परिवार को जब पेंशन मिलेगी तो परिवार आपको जो प्राप्त हो रहा होगा 87,000 रुपये, उसका 60% यानी कि 52,200 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। ये आपका यूपीएस का है, जो कि आपने, ये मैंने जो आपको बताया कि 40,000 के हिसाब से आपको मैंने कैलकुलेट लगभग किया है, ठीक है। अब हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि अब अगर आपने एनपीएस ले रखा है तो हर साल अगर आप 5% बढ़ोतरी हो रही है तो आपका योगदान भी बढ़ेगा, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10% वो भी बढ़ता जाएगा। और औसत देखा जाए तो 8 से 10% सालाना रिटर्न मिलता है। आप अगर निश्चित फंड के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 8 से 10% सालाना रिटर्न हम मान के चल रहे हैं कि मिलेगा। और उसके बाद 30 साल बाद आपके पास लगभग इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 1.5 से 2 करोड़ रुपए, जैसा कि मैंने कहा कि 10% रिटर्न में मान के चलाऊं, ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर 15 से 20% रिटर्न आ रहा है तो वो और ज्यादा हो जाएगा। ये मैं मिनिमम लगभग 10% मान के चल रहा हूं। तो रिटायर जब आप होंगे, जैसा कि मैंने कहा कि 30 साल बाद आपके पास लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे इस हिसाब से। और ऐसे में जब आप रिटायर होंगे तो आप 60% निकासी करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये 60% निकासी जो होगी वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा। यानी कि आप अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपको हो रहा है तो 90 लाख से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे रिटायरमेंट पर, ठीक है। तो ये टैक्स फ्री रहेंगे, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बचा 40%, इसमें से ये लगभग 60 से 80 लाख रुपए, उससे आपको ये एन्युटी खरीदेंगे। और उसके बाद जो हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 से 7% अगर रिटर्न दे रही है, तब भी आपका 30,000 से लेकर लगभग 45-46,000 रुपए प्रति माह तक का पेंशन बनाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा ये यहाँ पर इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब आप इसमें कहेंगे सर इसमें फायदा क्या है। अब हम इस पर फायदा कर लेते हैं। फायदा यह है कि निश्चित पेंशन है, यूपीएस में एक निश्चित पेंशन है। आप जानते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो निश्चित है। महंगाई से आपकी सुरक्षा है, क्यों? क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो आपका जो पेंशन है वो भी बढ़ेगा, तो ये भी डीए बढ़ेगा। और आपके परिवार की सुरक्षा है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, पारिवारिक सुरक्षा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको यूपीएस में मिलने वाली हैं। अब आप कहेंगे हम इसमें क्या फायदा देख सकते हैं एनपीएस में। एनपीएस में आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम बहुत अधिक है, जैसे इस हिसाब से आप आ रहे हैं, तो आपके पास लंबी अवधि है तो आपके पास रिटर्न अच्छा मिल सकता है, अनुमान है। और एक बात यह है कि आपके पास बड़ा अमाउंट मिलेगा, जैसे कुछ लोग 60% राशि आपको एक मुश्त मिल जाएगी।
तो कुछ लोगों का प्लान ये रहता है कि मैं 60 साल का जब हो जाऊंगा तो मैं घर से मतलब कहीं बाजार से दूर कहीं एक घर बनवाऊंगा अपना और वहां पर अपनी बुढ़ापा जो है बिताऊंगा। तो आप क्या सोच कर चल रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको उस समय 60% राशि एक मुश्त मिल रही है, लगभग 1 करोड़ रुपए भी आपको मिल रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए में उम्मीदन आप ठीक ठाक घर बनवा लेंगे। भले वो 30 साल बाद की बात हो रही है, लेकिन और अधिक भी मिल सकता है। लेकिन आप ये अगर आपकी जो विचार है मुख्य रूप से आप क्या सोच कर चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। अब आप दोनों ही चीज़ों को आप देख रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि एनपीएस बेहतर है मेरे लिए या यूपीएस बेहतर है। तो देखिए सर, यूपीएस क्यों बेहतर है, आप रिटायरमेंट के बाद ये स्थिर आय देगी। आप जब रिटायर हो जाएंगे तब भी आपको एक स्थिर अमाउंट में, मतलब आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा और आपके ऊपर जोखिम नहीं है, आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको कोई जोखिम नहीं है, नहीं तो आप डरेंगे कि मेरा पैसा कहीं डूब न जाए इसमें अगर आप आएंगे तो। दूसरी बात यह है कि पारिवारिक सुरक्षा है। आप अगर परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आप यूपीएस ले सकते हैं। आपको यूपीएस कब लेना चाहिए, जब आप रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय चाहें, आप बाजार में जोखिम नहीं लेना चाहें, आप पारिवारिक सुरक्षा चाहें, या आप कहीं और अधिक पैसा निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस पर जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप एनपीएस क्यों लें या कब लें। अगर आप ये सोचें कि अरे मेरी नौकरी तो 30 साल की है या 25 साल की है और 25 साल का लाभ उठाकर मैं ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहता हूं, तो आप इसमें जा सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, ढेर सारा, तो आप इस पर जा सकते हैं, एक मुश्त आपको राशि मिलेगी। और दूसरी बात यह भी है कि आप अगर रिटायरमेंट के समय या आप ये सोचें कि मैं जोखिम लेने को तैयार हूँ, मतलब आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो भी आप एनपीएस पर जा सकते हैं। ओवरऑल ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि रिटायरमेंट के समय आपके क्या विचार हैं, आप क्या भविष्य का प्लानिंग कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप एनपीएस या यूपीएस दोनों में से ही कोई भी चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे द्वारा यही प्रयास किया गया कि मैं दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता दूं। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यूपीएस आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, पारिवारिक पेंशन की आपको ज़्यादा चिंता है और आप जोखिम, मतलब आप ये चाहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट में आपको राशि मिलती रहे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपीएस में आपको 87,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है और आप रिस्क भी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार का। तो जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, तो आपको अगर हर महीने 87,000 रुपये प्रति माह इस पेंशन स्कीम से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आराम से अपना आप शेष जीवन निर्वाह कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा बनी रहेगी। बाकी आप इन दोनों ही जो पेंशन स्कीम है उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। आप जानते हैं, आपके निजी विचार है, आपको जो उचित लगे आप उस पर आप निर्णय ले सकते हैं। 1 अप्रैल से चूंकि यह लागू है और जो कर्मचारी इसे ऑप्ट करना चाहे वो कर सकता है, या अगर इसमें ही बना रहना चाहे तो इसमें भी बना रहना, मतलब बने रह सकता है। दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं। जुड़े रहें इस महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट होती हैं इस चैनल के द्वारा दी जाती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।